बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए पढ़ते हैं ब्रांचेस के बारे में। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन करते हैं, साइंस क्या है। द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज ए साइंस। वो इल्म जो हमें दुनिया की समझ और सूझबूझ बताता है, वो साइंस है। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the composition, साइंस की वो ब्रांच जो कंपोजिशन के बारे में है, कि तरकीब किस निस्बत में सबस्टांसेस आपस में मिले हुए हैं, स्ट्रक्चर उनकी साख क्या है, प्रॉपर्टी उनके ख्वाहिश क्या है, एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर और मैटर के रिएक्शन इज कॉल्ड द केमिस्ट्री। तो ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन। ऊपर जो बताया गया वो सिर्फ साइंस की डेफिनेशन है। इट डील विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो केमिस्ट्री हमारी जिंदगी के तमाम पहलुओं के साथ है। इंपॉर्टेंस, द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, साइंस की तरक्की के एंड टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के हैज प्रोवाइडेड अस ए लॉट ऑफ फैसिलिटीज, हमें बेशुमार सहूलतें फराहम की हैं इन डेली लाइफ, रोजमर्रा जिंदगी में। इमेजिन, इस बात का तसव्वुर कीजिए, द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट की अहमियत, उसका तसव्वुर कीजिए। मेडिसिन्स, उसके बारे में सोचिए। एंड ड्रग्स, और ड्रग के बारे में, सोप, डिटर्जेंट, पेपर, प्लास्टिक, पेंट एंड पिगमेंट, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, which all are fruit of efforts of chemistry। ये केमिस्ट्री के मरहून मिन्नत है। उसकी वजह से ये तमाम केमिकल्स जो हैं बनाने में कामयाब हुए। Now there are disadvantages of this chemistry. The development of chemical industry, अब केमिकल इंडस्ट्री लगी हुई है, has also generated the toxic waste, और टॉक्सिक वेस्ट जो है वो भी जनरेट करती हैं। कंटेमिनेटेड वाटर, और पानी जो है ये इन कीमियाई केमिकल से, केमिकल कंपाउंड से कंटेमिनेटेड हो जाता है, एंड पोल्यूटेड, और आलूदा हो जाता है। एयर अराउंड अस, और हवा भी आलूदा हो जाती है, एंड पोल्यूटेड एयर अराउंड अस, हवा भी। अब देखिए, इस लिहाज से आप बखूबी जानते हैं कि केमिकल इंडस्ट्री जो है उनसे निकलने वाले जो गैसेस हैं वो भी केमिकल, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं। और इसके अलावा जो पानी में बहाए जाने वाले कुछ मुरक्बात होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। तो इस तरह ये एक पानी को भी आलूदा करते हैं और इस तरह हवा को भी आलूदा करते हैं। लेकिन साथ ही ये बात बता दी गई है, ऑन द अदर हैंड द केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड्स, केमिस्ट्री जो है वो मुहैया करती है नॉलेज, एक ऐसा इल्म एंड टेक्निक, और ऐसी टेक्निक टू इम्प्रूव आवर हेल्थ, के हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड इन्वायरमेंट, और अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकते हैं, एंड टू एक्सप्लोर एंड टू कंजर्व
द नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सकता है और एक्सप्लोर भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से यही केमिस्ट्री हमारी मददगार भी है कि नए तरीके जो है इस आलूदगी पोल्यूशन के से निजात हासिल करने के लिए और अपनी हेल्थ जो है उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए ये तमाम टेक्निक और नॉलेज जो है वो मुहैया करती है। स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, इट इज ए फैक्ट दैट वी लिव इन ए वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स। ये हकीकत है कि हम केमिकल्स की दुनिया में रह रहे हैं। We all depends upon the different living organism. हम सब मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म पर इन्हिसार करते हैं, विच रिक्वायर, जिन्हें ज़रूरत है वाटर, पानी की भी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत, फॉर देयर सर्वाइवल, उनकी बढ़ने के लिए, उनको जिंदा रहने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को ज़रूरत भी होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनिमल्स रिस्पायरेशन की सूरत में बाहर भी निकालते हैं। ऑक्सीजन जो है रिस्पायरेशन के लिए जरूरी है, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जो है वो ग्लूकोज और हमारी खुराक और फूड जो है वो बनाई जाती है। द टुडे केमिस्ट्री हैज ए वाइड स्कोप। आज केमिस्ट्री का बहुत वाइड स्कोप है। इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी के तमाम पहलुओं में, एंड इज सर्विंग, और खिदमत कर रही है, द ह्यूमैनिटी, इंसानियत की, डे एंड नाइट, दिन रात, ये हमारी की खिदमत कर रही है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, अब हम पढ़ते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और इस तरफ आते हैं। तो केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग मेन ब्रांचेस। केमिस्ट्री को हमने दरअसल मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये तमाम इनके नाम जो हैं वो आने चाहिए और फिंगर टिप पे आप होना चाहिए, और बाज़ औक़ात ये होता है कि वो सिर्फ नाम लगवा सकते हैं आपसे क्वेश्चन के तौर पर, ब्रांचेस के नाम लिखते हैं। तो आइए हम एक एक करके हर ब्रांच को पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, द फिजिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड, अब ये डेफिनेशन है सारी और इसकी तारीफ इस तरह की जाती है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की ब्रांच है, दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो ये कंपोजिशन तरकीब को कहते हैं। अब तरकीब का लफ्ज ये होता है कि किस रेशो में जो सबस्टांसेस हैं या एलिमेंट हैं वो आपस में मिलकर ये एक कंपाउंड बना रहे हैं। तो अब ये रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन और कंपोजिशन के साथ क्या ताल्लुक है, एंड फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन देम, और जो उसमें अब देखिए कि कंपोजिशन के साथ, कंपोजिशन के बदलने से उनकी प्रॉपर्टी में क्या तब्दीलियां वाक़या होती हैं और इसके बारे में चेंजेस जो आती हैं वो भी हम देखते हैं कि किस तरह फिजिकल चेंजेस जो है वो। तो अभी द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर, अब आप तफसील के इस बात को देखिएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, अब ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूल का बनना। बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, तो ये स्टेट है, गैसेस का क्या बिहेवियर है और लिक्विड का क्या है, सॉलिड का क्या, सॉलिड सख्त है, हार्ड है, लिक्विड जो है वो ये बह सकते हैं, और इस तरह गैसेस जो है ये भी फ्लूइड है और लिक्विड भी फ्लूइड। अब इस सूरत में एंड द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और इन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है,
गैसेस पर क्या होगा, लिक्विड पर क्या होगा, सॉलिड पर क्या है। सॉलिड जो है वो टेम्परेचर से मेल्ट होते हैं, लिक्विड हो जाता है, लिक्विड जो है वो वेपोरेट होकर गैसेस की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। अनदर थिंग द रेडिएशन, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ रहे हैं तो उस सूरत में रेडिएशन ऑन द मैटर। अब ये रेडिएशन, अगर मैटर पर रेडिएशन को डाला जाए तो फिर उसका क्या असरात निकलते हैं, आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच, और इस ब्रांच के अंडर हम ये मुतालिया करते हैं। Organic chemistry is the study of the covalent compound of the carbon, hydrogen, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनके माखूज मरकबात का मुतालिया किया जाता है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर नेचुरली, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये नेचुरली पाए जाते हैं, कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और पौधों में, जानवरों में, एंड आर आल्सो सिंथेसाइज, और इनको बनाया भी जाता है इन द लेबोरेटरी में। ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमिन द स्ट्रक्चर, तो केमिस्ट जो है वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर का तयन करते हैं, एंड प्रॉपर्टीज, और उनके ख्वास का तयन करते हैं, और दिस नेचुरली अकरिंग as well as the synthesized compound, जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है उनका भी और सिंथेसाइज किए जाते हैं लेबोरेटरी में कंपाउंड, तो उनके भी स्ट्रक्चर का और प्रॉपर्टी का तयन जो है वो किया जाता है। अब इस ब्रांच का एक स्कोप क्या देखते हैं हम। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, मेडिकल स्टोर जो है दवाइयों से भरे हुए हैं, ये तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनी हुई अद्वियात जो है वो मुयसर है। पेट्रोकेमिकल्स जो है, अब पेट्रोकेमिकल से बहुत सी मसनूआत जो रबड़ की और प्लास्टिक की बनाई जाती हैं उन पर आपने जिक्र कर लिया, और भी बहुत सी प्रोडक्ट हैं। पेट्रोलियम जो है जिन इसका इस्तेमाल जो है वो भी, तो ये तमाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। Inorganic chemistry deal with the study of all element and their compound. ये तमाम एलिमेंट, अब यहाँ पे देखिए कि तमाम एलिमेंट का जिक्र किया। एलिमेंट जो है वो 92 एलिमेंट है, एक्सेप्ट दोज ऑफ द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है उनके सिवा, यानी हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, इनके अलावा ये बाकी तमाम एलिमेंट और उनके कंपाउंड का मुतालिया जो है वो किया जाता है। इसका स्कोप ये है, इट हैज एप्लीकेशंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, और ये हर किस्म के केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इनकी एप्लीकेशन है और यूजेस है। सच एज आप ग्लास बना रहे हैं तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। सीमेंट बना रहे हैं सिरामिक्स का, और सिरामिक्स यानी इससे जो आप क्ले वगैरह से या सिलिका के मिलाने से जो बना रहे हैं ये सिरामिक है। सिरामिक असल में ग्लास और सीमेंट भी सिरामिक में ही आते हैं। और मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम ओर्स, और से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना। अब यहाँ पे एक गौर कीजिए, मेटलर्जी ये छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, तो यहाँ से निकालकर आपको पूछा जा सकता है मेटलर्जी क्या है, तो आप सिर्फ इतने वर्ड्स जो हैं वो लिख देंगे कि ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर, और इस तरह ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। नाउ बायोकेमिस्ट्री, it is the branch of chemistry in which we study the structure. ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं, साख्त का मुताला करते हैं, कंपोजिशन का कि उनके अज्जा की निस्बत क्या है, तरकीब क्या है, एंड केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन जो है वो देखते हैं।
ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल रिएक्शन जो हो रहे हैं, जिस तरीके से मतलब ग्लूकोज का बनना है, फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, रिस्पायरेशन का अमल होता है, तो ये तमाम जो है, और या कोई चीज बनती है, मेटाबॉलिज्म जितने होते हैं, तमाम मेटाबॉलिज्म जो है, उन प्रोसेस को हम इस में स्टडी करते हैं। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेस, ये तमाम केमिकल प्रोसेस जो है उनसे मुताल्लिक है, और टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे होते हैं, सच एज द सिंथेसिस, या कोई चीज बन रही होती है, एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोकेमिकल, और मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म दो तरह से होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है, एक एनाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई चीज बन रही है, और कैटाबॉलिज्म का मतलब है कि कोई चीज टूट रही है, यानी कोई कंपाउंड जो है वो अपने छोटे अज्जा में तब्दील हो रहा है। तो इस तरह मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोकेमिकल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इनकी मेटाबॉलिज्म जो होती है, ये किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो इस स्टार्च के खाने से तो किस चीज में तब्दील होते हैं जिससे अब्जॉर्प्शन हो सके जिस्म के अंदर, तो वो ग्लूकोज में तब्दील होगा। इसी तरह प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में तब्दील होते हैं, तो फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तब्दील हो जाते हैं। तो इस तरह जिस्म में जज़ब होने के लिए इन रिएक्शंस का होना किसी जानदार में ये जरूरी है। स्कोप, बायोकेमिस्ट्री emerged as a separate discipline when scientists began to study how living things obtain energy from the food, or how the fundamental biological changes occur during a disease. तो देखिए इसमें बायोकेमिस्ट्री उस वक्त उभर कर सामने आती है, और ये एक सेपरेट शोबे के तौर पर when scientists began to study, जब साइंसदानों ने मुताला करना शुरू किया, हाउ लिविंग थिंग ऑब्टेन एनर्जी, कि जानदार जो है वो एनर्जी कहां से हासिल करते हैं। जिस्म इनका गर्म रहता है, 37 हमारा टेम्परेचर रहता है, तो ये मेंटेन करते हैं, ये इतना टेम्परेचर, सर्दी में भी इतना टेम्परेचर रखते हैं, तो फ्रॉम फूड, खुराक, ये कैसे कर लेते हैं। और हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस, और बुनियादी बायोलॉजिकल चेंजेस क्या आती हैं, अकर होती हैं ड्यूरिंग ए डिजीज, जब कोई बीमारी आती है तो उस वक्त क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन, ये इसका स्कोप आएगा, ये भी स्कोप है। द एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, अब मेडिसिन में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, फूड साइंसेस में भी, और एग्रीकल्चर में भी इसका बायोकेमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड, ये केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए ये इस इल्म को इस्तेमाल किया जाता है। ऑन कमर्शियल स्केल, ये कमर्शियल स्केल पर, यानी मार्केट में इन केमिकल कंपाउंड को मुहैया करने के लिए, इस कॉल्ड द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और इसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। देखिए इसमें वाज़े तौर पर ये बता दिया कि कौन कौन सी चीजें आप, तो उसे आप देख रहे हैं, डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स, ये बेसिक केमिकल जो है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, सच एज ऑक्सीजन, अभी देखें ऑक्सीजन कोरोना में बहुत जरूरत है, तो ये कमर्शियल बेसिस पे ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। क्लोरीन जो है, अमोनिया है, कास्टिक सोडा है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसने एग्जांपल दिया है, एटीसी वगैरह वगैरह जो है, ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। स्कोप, इन केमिकल्स को, these chemical provide a raw material, और ये रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं फॉर मेनी अदर इंडस्ट्रीज, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल। अब देखें अमोनिया आप तैयार करेंगे तो रॉ मटेरियल है किसके लिए, आप इससे यूरिया खाद बना रहे हैं। तो इस तरह ये मुख्तलिफ यानी इंडस्ट्रीज में आगे
रॉ मटेरियल के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होता है। नाइट्रिक एसिड से आप पोटाशियम नाइट्रेट बना रहे हैं, पोटाशियम नाइट्रेट जो है वो ये फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होता है। कास्टिक सोडा जो है वो आप सोप बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बहुत सी प्रोडक्ट हैं जिनको बनाने के लिए है। अमोनियम सल्फेट एक फर्टिलाइजर है, वो बनाने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे सच एज फर्टिलाइजर, अब देखें ऊपर मैंने आपको बता दिया कि ये रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर बनाने के लिए रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है। सोप बनाने के लिए, टेक्सटाइल में रॉ मटेरियल के तौर पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, पेंट्स एंड पेपर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। Nuclear chemistry. The nuclear chemistry is the branch of chemistry that deal with the radioactivity, nuclear process and properties. अब radioactivities तो न्यूक्लियर प्रोसेस है, प्रॉपर्टीज तो ये बखूबी आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में, रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा रेज जो है वो खारिज होती हैं, और एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो अपने दूसरे एलिमेंट में उसकी म्यूटेशन हो जाती है। और न्यूक्लियर प्रोसेस जो है, यहाँ पे आपको मालूम है कि फिशन रिएक्शन है और या फ्यूजन रिएक्शन जो है ये एटम बम के रिएक्शन है, एंड प्रॉपर्टीज और इनकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर जो है जो हम पढ़ेंगे तो जाहिर है कि रेडियो एक्टिविटी जो रेडियो एक्टिविटीज की सूरत में जो रेडिएशंस खारिज होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। Now the main concern of this branch is with the atomic energy, ये एटॉमिक एनर्जी से रिलेट करते हैं, तो सीधी बात उसने बता दी आपको। और ये जो है इसका यूं ही समझ लें कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया गया और क्या बात बता रहे हैं कि आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो आपने कर ली, लेकिन आप उसका कुछ पैगाम दे रहे हैं कि ये इनका इस्तेमाल वगैरह का इट्स यूजेस इन द डेली लाइफ, और डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। अब डेली लाइफ कह रहा है तो रोजमर्रा जिंदगी में, तो कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच, रोजमर्रा जिंदगी में एक्सरे नहीं करवाते हो। इट आल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट, और ये केमिकल इफेक्ट जो है उनका भी मुताला किया जाता है कि केमिकल्स जो हैं वो उनका इफेक्ट क्या होगा, रिजल्टिंग फ्रॉम द अब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन विद इन द एनिमल्स एंड प्लांट एंड देयर अदर मटेरियल। तो इसमें हम ट्रेस करते हैं, ट्रेस करने के लिए केमिकल इफेक्ट को हम जानने की कोशिश करते हैं कि पौधे के अंदर जो है एक फर्टिलाइजर जो है वो हमने दिया है, तो वो फर्टिलाइजर जो है किस किस जगह पर उसने अब्जॉर्ब करने के बाद वो किस किस मुकाम पर पहुंचा और उसने क्या क्या चीज बनाई है। तो इस तरीके से हम स्टडी करते हैं केमिकल इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द अब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन, तो उनके क्या इफेक्ट हमारे सामने नजर आते हैं। तो स्कोप इसका, तो इट हैज द वास्ट एप्लीकेशन इन द मेडिकल ट्रीटमेंट, और मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका वास्ट एप्लीकेशन है। रेडियोथेरेपी, अब रेडियोथेरेपी में ट्रीटमेंट किया जाता है और उसमें शुआएं लगाकर कैंसर को खत्म किया जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, और फूड को प्रिजर्व करने के लिए इन्हीं रेडिएशन के अंदर से गुजारते हैं। तो फूड के अंदर जो उस टेट्रा पैक के अंदर जो मिल्क होता है उसके तमाम जरासीम जो हैं वो मर चुके होते हैं, और जिसकी वजह से उसमें कोई किसी किस्म के जो है खराबी जो है वो बाद में नहीं पैदा होती थी। एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू द न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर रिएक्टर, यहाँ पे ये फिशन रिएक्शन होता है। ये फिशन रिएक्शन जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हीट पैदा होती है उससे हम स्टीम पैदा करते हैं, और स्टीम से हम टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से जनरेटर चलाकर, और इस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। Environmental chemistry, or it is the branch of the chemistry in which we study about the component of environment, और ये component of environment जो है वो हम देखते हैं कि environment माहौल के अंदर जो है वो कौन कौन से component है, and the effect of human activities, और human activities ने इन component को क्या नुकसान पहुंचाया,
या कौन से कंपोनेंट जो है उनमें ज्यादती कर दी है। और ऑन द इन्वायरमेंट में तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम ये देखते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, इंसानी सरगर्मियां है, तो उसके नतीजे में यानी फैक्ट्रियां रन करने या व्हीकल जो है वो सड़कों पर चल रहे हैं, तो फजा के अंदर जो है तब्दीली जो आई है, माहौल की तब्दीली आई है, और उसके बारे में पढ़ा जाता है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू अदर ब्रांचेस, और ये दूसरे ब्रांचेस से भी इसका ताल्लुक है। लाइक बायोलॉजी से भी एनवायरमेंटल, अब ये इफेक्ट होता है अगर एनवायरमेंट जो है उसके अंदर अगर वो बायोलॉजी यानी जानदारों के लिए सूट नहीं कर रही, तो जाहिर है कि वो इससे इफेक्ट होंगे। जियोलॉजी, तो इसी तरह जियोलॉजी इफेक्ट जो है वो भी होता है कि अगर ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है वो पोल्यूशन आ जाए और उसके अंदर जो है वो पोल्यूटेंट आ जाए, पोल्यूटेंट जो है सल्फर डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऐसे आज बारिश होने के बाद जो है वो जियोलॉजी को नुकसान पहुंचा, जमीन को नुकसान पहुंचाते हैं। इकोलॉजी जो है वो हमारी उसको भी नुकसान पहुंचता है, जिसके अंदर ये किसी भी एक एरिया के अंदर जो है वो जितने जानदार हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है, सॉइल को पहुंचता है नुकसान, और वाटर जो है वो पोल्यूटेड हो सकता है। द स्कोप इसका द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस जो हैं वो टेक प्लेस होते हैं, इज नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट के लिए ये जरूरी है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पोल्यूशन से, जाहिर है कि उस बचाव के लिए ये जरूरी है कि हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पर तवज्जो दें। और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये मुख्तलिफ केमिकल जो हैं उनके एडिशन, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाना, या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाए तो जमीन का टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, और जिससे ये इन्वायरमेंट जो है उसमें नुकसानात जो हैं जाहिर होना शुरू हो जाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम चले जाएंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, और ये ब्रांच केमिस्ट्री की एक ब्रांच है, दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें कोई एक सैंपल दे दिया जाता है आपको, तो बताएं जी इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, और इस लिहाज से उनको सेपरेट करके उनका एनालिसिस किया जाए, उनकी कंपोजिशन बताई जाए कितनी मिकदार में मौजूद है, टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट, और इसके कंपोनेंट जो हैं वो उनको भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा कंपोनेंट है और कितनी मिकदार में मौजूद है। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री and deals with the separation and analysis of the sample to identify its component. अब यहाँ पे ब्लड एनालाइज करवाते हैं, यूरिन करवाते हैं, और इस तरह ये लेबोरेटरियों के अंदर और भी हैं, पानी का सैंपल ले जाकर पानी पीने के काबिल भी है ना, उसका भी एनालिसिस होता है, और इस तरह मुख्तलिफ अशिया फूड्स का एनालिसिस होता है। तो देखिए द सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रायर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और इसमें देखा जाता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी उसके औसाफ भी देखे जाते हैं और उनकी मिकदारें भी देखी जाती हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड, ये उसकी आगे क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, प्रोवाइड्स आइडेंटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की आइडेंटिटी होती है, शिनाख्त होती है कि हम क्वालिटेटिव में ये देखते हैं द कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज, द केमिकल कौन सी स्पीशीज है जिसकी कंपोजिशन यहाँ पे मौजूद है और जिसके कंपोनेंट मौजूद है। ऑन द अदर हैंड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमिन द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सैंपल, सैंपल में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनकी मिकदारें क्या है, पहले उनकी शनाख्त होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, और फिर उनकी मिकदारें जो है ना क्वांटिटेटिव ये मालूम की जाती है।
Hence, in this branch, the different technique and instruments used for the analysis are studied. और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक है, किस टेक्निक के तहत और कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करेंगे एनालाइज करने के लिए. The scope of this branch covers the food, water, environment and the clinical analysis. ये तमाम जो हैं इससे रिलेटेड करते हैं. तो यहाँ पे स्कोप का लफ्ज आता है तो उस पर भी तवज्जो दीजिए. स्कोप क्या कह रहा है कि कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.